पेज नंबर 5 पर। यह भी जाने, विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया? 365.25। कौन सा गुप्त राजा गायक और कवि था तथा सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? सिक्कों पर समुद्रगुप्त। श्रीलंका के एक राजा द्वारा किस गुप्त सम्राट से गया में एक बौद्ध निर्मित करवाने की आज्ञा मांगी गई थी? समुद्रगुप्त से। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शासक के जो हैं कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फाहन के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम क्या था? कौड़ी। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? दिनार। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार किस भाषा से निकला है? लैटिन। कला एवं साहित्य में गोपियाँ कृष्ण की प्रमुख अंग कब बनी? गुप्त काल में। सती प्रथा के बारे में सबसे प्राचीनतम अभिलेख है कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करते हैं उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे, कथन है कामंदक की नीतिसार। किस विदेशी यात्री ने अछूतों को चांडाल कहकर उन्हें नगर से बाहर रहने की बात कही? फाहियान ने। गुप्तकाल के नाटकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी ऊंचे सामाजिक स्तर के संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृत बोलते थे। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? सारनाथ में। किस एक अभिलेख के स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? भीतरी अभिलेख। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा स्पष्ट रूप से कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था, यह जानकारी प्राप्त होती है एरन अभिलेख से। गुप्तकाल में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे निकला था? विशाल जलयान। मृच्छकटिकम ग्रंथ के नायक ब्राह्मण चारुदत्त का व्यवसाय था व्यापार। गुप्तकाल के किस प्रसिद्ध ग्रंथ में परंपरा के विपरीत राजकीय जीवन की उपेक्षा कर दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह, चारुदत्त और गणिका वसंत सेना को कहानी का आधार बनाया गया? मृच्छकटिकम। कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय। किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? मृच्छकटिकम। यज्ञवल्क्य की स्मृति में मिताक्षरा टीका लिखी है विज्ञानेश्वर ने। विश्वरूप और अपरार्क ने भी मिताक्षरा पर टीका लिखी है। नारद के अनुसार दास 15 प्रकार के होते थे। दायभाग का लेखक है जीमूतवाहन। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? पंचायतनशाली। विमलमती रचित भागवृत्ति नामक रचना का विषय था व्याकरण शास्त्र। भास्कराचार्य रचित लीलावती है गणित की पुस्तक। आनंदवर्धन रचित ध्यानालोक का विषय काव्यशास्त्र। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 ईस्वी। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। बाबर द्वारा स्थापित इस साम्राज्य को अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आदि ने नवीन ऊंचाइयां प्रदान की और हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। मुगल स्थापत्य कला। बाबर को दिल्ली और आगरा की तुर्की तथा अफगान सुल्तानों की बनाई हुई इमारतें पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह ग्वालियर की स्थापत्य कला से बहुत प्रभावित हुआ था। बाबर को भारत पर शासन करने हेतु ज़्यादा समय न मिला। यहाँ उसने जो इमारतें बनवाई उनमें से केवल 2 ही इमारतें बची है, एक तो पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और दूसरी रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। महरौली दिल्ली में स्थित जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण भी बाबर ने प्रारंभ करवाया जो हुमायूं के समय बनकर तैयार हुई। इनके अतिरिक्त उसने आगरा में एक बाग भी लगवाया जिसका नाम नूर अफगान था या हश्म बिशत या आराम बाग था। बाबर ने धौलपुर में भी बागे ए नीलोफर बादशाही बाग लगवाया था। किंतु कालांतर में मुगल स्थापत्य शैली विकसित हुई जो भारतीय, ईरानी व तुर्की स्थापत्य का मिला जुला रूप था। इसकी मुख्य विशेषताएं विशाल व आकर्षक गुंबद, पितरा दुर्गा का प्रयोग, 4 बाग पद्धति, महलों में बहते पानी का प्रयोग आदि है। पितादुरा संगमरमर के पत्थर व हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट को कहा जाता है। हुमायूं के समय की इमारतें। हुमायूं भी यद्यपि अपने पिता की तरह ही
कला प्रेमी था, लेकिन उसने कोई भी प्रसिद्ध कलात्मक इमारत नहीं बनवाई। दीनपनाह नामक उसका दिल्ली का महल बहुत ही जल्दी में बना, बिना किसी कला और मजबूती के ख्याल के ही बनाया गया था। उसने आगरा, कच्छपुरा मस्जिद और हिसार के फतेहाबाद नगर में 2 मस्जिदें बनवाई थी, पर अब यह खंडर हो गई हैं। शेरशाह का मकबरा। अकबर के राज्यकाल में पूर्व हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा है। इसे स्वयं शेरशाह ने सहसराम बिहार में झील के बीच ऊंचे प्लेटफार्म पर बनवाया था। कनिंगम तो इसे ताजमहल से भी सुंदर मानता है। शेरशाह ने दिल्ली में शेरमंडल नामक इमारत का निर्माण करवाया, जिसे हुमायूं ने पुस्तकालय में तब्दील कर दिया था। अकबर के समय की इमारतें। अकबर के शासनकाल में सबसे पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। यह अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में बना था। वास्तुकार मेरक मिर्जा गयास। इसकी शैली ईरानी है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। पहली बार इसी मकबरे में 4 बाग पद्धति व दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था। यद्यपि दोहरे गुंबद वाली पहली इमारत सब्ज-ए-बुर्ज है, पर वह चर्चित नहीं है, किंतु इस मकबरे में मीनारों का अभाव है। यह मुगल काल की पहली इमारत है जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। हुमायूं के मकबरे में कुल मिलाकर 10 मुगल खानदान के व्यक्ति दफन हैं, जिनमें 6 मुगल बादशाह हैं। दारा शिकोह भी यहीं दफनाया गया था। आगरे का लाल किला। इसे अकबर के दरबार के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में 1565 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगरे के लाल किले में दिल्ली दरवाज़ा, हाथी पोल व लाहौर दरवाज़ा, अमर सिंह दरवाज़ा बने हुए हैं। अमर सिंह दरवाज़ा निजी इस्तेमाल के लिए था। इसका यह नाम शाहजहाँ के काल 1628 से 58 ईस्वी में घटित एक घटना से पड़ा है। जोधपुर के राजवंश का एक सरदार अमर सिंह राठौड़ नागौर का जागीरदार और एक मुगल मनसबदार था। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, तब साम्राज्य के बख्शी सलाबतजंग ने अमर सिंह से कोई कठोर बात कह दी थी। इससे अमर सिंह को बड़ी चोट पहुंची और उसने बख्शी पर आक्रमण कर दिया। इस पर उसे तुरंत ही कैद कर लेने का हुक्म दिया गया था। कहा जाता है कि बच निकलने के लिए अपने प्रयत्न में वे अपने घोड़े को कूदाकर किले की दीवार लांघकर इस दरवाजे के पास आ कूदा, और इसलिए इस दरवाजे का नाम उसके नाम पर रख दिया गया। इस किले के भीतर अकबर ने 500 से अधिक लाल पत्थर की इमारतें बनवाई थी। शाहजहाँ ने इनमें से बहुत सी इमारतों को गिराकर उनके स्थान पर सफ़ेद संगमरमर की इमारतें बनवा दी थी। जहांगीर महल इन इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण है और यह भी अभी भी बहुत अच्छी दशा में है। इस महल की डिज़ाइन और रचना लगभग पूर्ण रूप से हिंदू है। यह मूलतः ग्वालियर के मानसिंह महल की नकल है। फतेहपुर सीकरी की इमारतें। अकबर की पत्नी हरकाबाई मारियम उज़्मानी ने 1569 ईस्वी को अकबर के बड़े पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम शेख सलीम, जिनके लिए माना जाता है कि सलीम का जन्म उनके आशीर्वाद से हुआ और वे फतेहपुर सीकरी में रहते थे, के नाम पर सलीम रख दिया गया। अकबर ने सीकरी को अपने लिए सौभाग्यपूर्ण स्थान समझा और उसने इसे एक बड़े नगर में परिवर्तित कर देने का निश्चय किया। अकबर द्वारा यहाँ करवाए गए निर्माण में इतने शानदार थे कि स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा है। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार बहाउद्दीन था। फतेहपुर सीकरी एक ऊंची पहाड़ी पर बसाया गया था। इसके 3 तरफ एक ऊंची ऊबड़ खाबड़ दीवार थी, जिसकी परिधि 6 मील और चौथी और यह उत्तरी पश्चिम की ओर इसकी रक्षा के लिए कई मील लंबी चौड़ी एक झील बना दी गई थी। दीवार में 9 दरवाजे थे, जिसमें 4 विशेष महत्वपूर्ण थे। इन दरवाजों में एक दरवाज़ा आगरा का दरवाज़ा था। इस दरवाजे में नक्कार खाने की पहली मंजिल और बढ़ने पर कई मेहराबदार कोठरियों के सिलसिले मिलते हैं, जिन्हें टकसाल कहा जाता है। दीवाने आम एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है। दीवाने आम के पीछे एक पत्थर के छोटे जीने से उतरकर दूसरे आंगन में पहुंचते हैं, जहां पर दीवाने खास नामक भवन स्थित है। दीवाने खास के बाद दूसरी इमारत राजकीय कोषागार है। कोषागार से लगी हुई इसके पश्चिम में पत्थर की कुर्सी पर एक वर्गाकार चंदोबा सा है, जिसे ज्योतिषी की बैठक कहते हैं। ज्योतिषी की बैठक के पास पंचमहल है। यह 5 मंजिली इमारत है जो स्तंभों पर उठाई गई है, बौद्ध शैली में निर्मित। शहजादों का मकबरा।
मकबरा नहीं है, शहजादों का मकतब है। अब मकबरा हो चुका था, अब है मकतब। पंचमहल के नीचे की इमारत है जिसे राजवंशी बालक बालिकाओं के का मकबरा पाठशाला कहा जाता है। यह खंबे पर उठी हुई 2 मंजिली इमारत है। तुर्की सुल्तान की कोठी। राजकुमारों के मकबरे के सामने जनान खाने के अहाते में एक छोटी सी किंतु बहुत ही सुंदर खुदाई के काम आने वाली इमारत है जिसे तुर्की सुल्ताना की कोठी कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा था। यह तुर्की सुल्ताना जिसके निवास के लिए एक छोटी छोटी सी इमारत बनाई गई थी जो या तो हिंदाल की पुत्री रुकिया बेगम थी या सलीमा बेगम। जोधाबाई का महल। सीकरी की पहाड़ियों में तीसरे आंगन की पहली इमारत को जोधाबाई का महल कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी के आवास गृहों में यह सबसे बड़ी और आयताकार इमारत है। पर्सी ब्राउन जैसे विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसका निर्माण कार्य गुजरात के कारीगरों द्वारा किया गया होगा। मरियम की कोठी। मरियम की कोठी एक छोटी सी इमारत है जो अकबर की राजपूत बेगम हरकाबाई के रहने के लिए बनाई गई थी। बीरबल की कोठी। तीसरे आंगन में अंतिम कोठी अकबर के कृष्ण कृपा पात्र दरबारी बीरबल की है। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह आधुनिक मध्य प्रदेश के ओरछा राज्य की ब्राह्मण था। जामा मस्जिद। फतेहपुर सीकरी में अबुल फजल की कोठी के पीछे सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद अपने ऊंचे बुलंद दरवाजे सहित स्थित है। मंदिर के भीतर आंगन में शेख सलीम चिश्ती और उसके पौत्र इस्लाम खां के 2 मकबरे भी हैं। इस मस्जिद की नींव पड़ने पर 25 वर्ष पश्चात अकबर ने मस्जिद के आंगन में एक और बड़ा परिवर्तन किया। दक्षिण के सफल सैनिक अभियान से लौटने पर उसने इनके दक्षिणी दरवाजे को गिरा देने का हुक्म दिया और उनके स्थान पर एक अधिक शानदार दरवाजा बनाया जो अब बुलंद दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। जामा मस्जिद का निर्माण कार्य 1571 ईस्वी में शुरू हुआ था और वह 1575 ईस्वी में बनकर पूरी हो गई थी। लाल बउला पत्थर व संगमरमर से बनी इस इमारत को फर्ग्यूसन के पत्थर में रूमानी कथा कहा जाता है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी की जामे मस्जिद की दक्षिण दीवार में बना हुआ बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे शानदार और सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। यह दरवाज़ा ज़मीन की सतह से 176 फीट ऊंचा है और जिस ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है उससे 134 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में 1602 में करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा स्वयं ही एक पूरी इमारत है। इस प्रवेश द्वार का अग्रभाग ईरानी शैली का है पर इसकी बनावट स्पष्ट रूप से भारतीय ही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अकबर के काल में यह मकबरा धौलपुर के लाल पत्थर से बना था किंतु जहांगीर ने इसे सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तित कर दिया। फतेहपुर सीकरी में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इस इमारत में किया गया था। इस्लाम खां का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण में उनके पौत्र इस्लाम खां का मकबरा है। उसे जामा मस्जिद के विशाल प्रांगण में ही दफना दिया गया था और उसकी कब्र पर लाल पत्थर का बड़ा मकबरा बनवा दिया था। इसमें पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया। अकबर की अन्य इमारतें। अकबर ने कुछ अन्य इमारतें जैसे लाहौर, इलाहाबाद और अटक के किले तथा अजमेर में एक महल व मैगजीन दुर्ग भी बनवाया था। उसने अनेक मस्जिदें भी बनवाई थी। इनमें से अजमेर के ख्वाजा के दरगाह की मस्जिद, मेड़ता की मस्जिद और आमेर की मस्जिदें विशेष महत्वपूर्ण हैं। जहांगीर के समय की इमारतें। अकबर का इमारती निर्माण कार्य इतना विस्तृत और विविध था कि उसके पुत्र और उत्तराधिकारी जहांगीर के लिए उसका मुकाबला करना कठिन था। उसे इमारतों से अधिक बगीचों में और चित्रों में भी रुचि थी। फिर भी जहांगीर के समय के महत्वपूर्ण इमारतें इस प्रकार थीं। अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव के किनारे पर स्थित है। इस विशाल इमारत की योजना अकबर ने स्वयं बनाई थी। यह मकबरा परंपरागत मकबरा नहीं है। भारत में बने मकबरों में से यह बिल्कुल अलग है। इसकी बनावट बौद्ध विहार जैसी है। इसके चारों कोनों पर बनी सफ़ेद संगमरमर की 4 सुंदर मीनारें इसकी शोभा में वृद्धि करती है। इसका गुंबद विहीन होना इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। अकबर का यह मकबरा 5 मंजिली इमारत है और पिरामिड जैसा लगता है। मुस्लिम प्रथा के अनुसार मृतक का मुंह मक्का की ओर कर दिया जाता है पर इसके विपरीत अकबर का मुंह
पूर्व की ओर अर्थात उदय होते हुए सूर्य की ओर मुड़ा हुआ है। सुप्रसिद्ध इटालियन यात्री मनुची लिखता है कि जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में अकबर की अस्थियां कब्र खोदकर निकाल ली थी और हिंदू रीति के अनुसार उसकी दाह क्रिया कर दी थी। कोई समकालीन लेखक इस कहानी की पुष्टि नहीं करता है। अब है एतमादुल्ला का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल में आगरा में बनी एक दूसरी महत्वपूर्ण इमारत एतमादुल्ला का मकबरा है। एतमादुल्ला नूरजहां और आसफका का पिता तथा जहांगीर का ससुर था। एतामुद्दौला का मकबरा मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत है। इसी इमारत में सबसे पहले पिता ड्यूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। जहांगीर का मकबरा जहांगीर के काल का अंतिम इमारत लाहौर के पास शाहदरा में स्थित उसका अपना मकबरा है। जहांगीर के काल का एक अन्य मकबरा अब्दुर्रहीम खानखाना का मकबरा है। यह एक सुंदर इमारत है और अपने पास के स्थित हुमायूं के मकबरे की शैली पर ही बना हुआ सब प्रतीत होता है। शाहजहाँ के समय की इमारतें। अकबर का पुत्र शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658 ईस्वी मुगल वंश के शासकों में सबसे महान निर्माता था। यहाँ शाहजहाँ सफ़ेद संगमरमर की इमारतें बनवाना पसंद करता था। जैसा कि पर्सी ब्राउन ने लिखा है, जिस प्रकार ऑगस्टस सीजर ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया व संगमरमर का बना छोड़ा था, उसी प्रकार शाहजहाँ ने मुगल भवनों को लाल पत्थर से बना हुआ पाया और संगमरमर का बना कर छोड़ा गया। शाहजहाँ के समय आगरे के किले, लाल किले की इमारतें। दीवाने आम। यह एक खुली और विशाल इमारत है जिसे शाहजहाँ ने 1628 ईस्वी में बनवाया था। इसमें दोहरे खंभों की 40 कतारें हैं। यह हॉल 3 ओर से खुला हुआ है। हॉल के चौथी ओर बीच में एक ऊंची लंबी गैलरी है। इस गैलरी या मंडप में बादशाह सिंहासन, तख्त एवं मुसर्रसा पर बैठता था। सन 1803 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने आगरा पर अधिकार कर लिया था, तब कुछ समय तक दीवाने आम का उपयोग शस्त्रागार की तरह किया गया था। सर जॉन स्ट्रेची ने 1876 ईस्वी में इसे फिर ज्यों का त्यों बना दिया। मच्छी भवन। दीवाने आम के पीछे ही मच्छी भवन स्थित है। यह लाल पत्थर की बनी एक आयताकार इमारत है। मच्छी भवन के आंगन में बहुत से सफ़ेद संगमरमर के चौपड़े और सरोवर थे। इन्हें यमुना के जल से भर दिया जाता था और शाही परिवार के लोग अपने मन बहलाव के लिए इनमें मछलियों का शिकार किया करते थे। दीवाने खास की बात कर रहे हैं। 1637 ईस्वी में बना दीवाने खास मच्छी भवन के ऊपर पश्चिम में है और एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ऊंचे प्लेटफॉर्म यमुना ऊपर बना हुआ है। यहाँ विशेष दरबार होता था जिसमें केवल चुने हुए अमीर और सर्वोच्च अधिकारी ही बुलाए जाते थे। यह सफ़ेद संगमरमर की आयताकार इमारत है। शीश महल। दीवाने खास के नीचे शीश महल स्थित है। इनकी दीवार और दरवाजों पर शीशे जुड़े हुए हैं और उस पर सुनहरी या अन्य रंगों का काम है। झरोका-ए-दर्शन खास महल और मुसम्मन बुर्ज के बीच में है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसके नीचे के मैदान में लोग बादशाह और दर्शन के लिए इकट्ठे होते थे और प्रत्येक दिन सूर्योदय के 48 मिनट पश्चात बादशाह वहां आकर दर्शन देता था। झरोका दर्शन की परंपरा अकबर ने शुरू की थी। मुसम्मन बुर्ज को पहले शाह बुर्ज कहा जाता था। मुसम्मन बुर्ज। मुगल हरम की स्त्रियां नीचे खुले मैदान में होने वाले पशु युद्धों को देखा करती थी। शाहजहाँ ने इस बुर्ज में ताजमहल की ओर देखते हुए प्राण त्यागे थे, जब केवल उनकी प्रिय पुत्री जहां आरा ही उनके पास बैठी हुई थी। जामा मस्जिद। इसे शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा बेगम ने बनवाया था। यह एक ऊंचे प्लेटफार्म पर लाल पत्थर की बनी हुई है। इसे मस्जिद जहानामा भी कहा जाता है। शाहजहानाबाद।
शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में एक नए शहर की नींव रखी। इस शहर का नाम उसने अपने नाम पर शाहजहानाबाद रखा। 1648 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हो जाने पर शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आया था। इस शहर के परकोटे के भीतर यमुना के किनारे उसने एक बड़ा लाल किला बनवाया। आगरे के किले की तरह यह भी एक परकोटे से घिरा हुआ है। किले के बीच में एक बड़े आयताकार बाग में शाही इमारतें स्थित हैं। इसी में दीवाने आम और दीवाने खास हैं। दीवाने आम में ही जो है ताकते, तख्ते, तउस या मयूर सिंहासन, तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन बेबादल खां द्वारा निर्मित बादशाह का सिंहासन रखा गया था, जहां बादशाह आमजन से मिलता था। दीवाने खास की छत चांदी की थी, जहां पर बादशाह अति विशिष्ट लोगों से मिलता था। दीवाने खास में ही लिखा हुआ है, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। शाहजहां के समय की दिल्ली में बने हुए कुछ महत्वपूर्ण महल मोती महल, हीरा महल और रंग महल हैं। दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने लगभग किले के निर्माण के साथ ही करवाया था। इसकी नींव 1644 ईस्वी में रखी गई थी और इसे पूरा करने में 14 वर्ष लग गए थे। ताजमहल शाहजहां ने 1628 से 58 ईस्वी ने अपनी सर्वाधिक प्रिय बेगम का नाम क्या? अर्जमंद बानू बेगम के मकबरे के रूप में इसे बनवाया था। अर्जमंद बानू बेगम को मुमताज महल की उपाधि से विभूषित किया गया। वह शाहजहां के प्रथम वजीर आसफ खां की पुत्री और जहांगीर की बेगम नूरजहां की भतीजी थी। शाहजहां इसके पहले ही आगरा के किले में इसके लिए बेगम साहिबा के महल के नाम से प्रसिद्ध संगमरमर की एक सुंदर इमारत खास महल में बनवा चुका था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। शोक संतप्त शाहजहां ने मुमताज महल के प्रति अपने गहरे प्रेम को अमर बनाने के लिए उसकी कब्र पर एक अद्वितीय मकबरा बनाने का निश्चय किया। 22 वर्ष व 9 करोड़ रुपए की लागत से ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इसका मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी था व प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था। अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की। ताजमहल हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। औरंगजेब के समय की इमारतें। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब ने ललित कलाओं के प्रति कोई प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। उसने केवल बहुत थोड़ी ही इमारतें बनवाई और पर इसमें से कोई भी उसके पूर्वों की सुंदर इमारतों के समकक्ष नहीं था। दिल्ली के जिस केवल एक इमारत से औरंगजेब का नाम संबंधित है वह है लाल किले की मोती मस्जिद, सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद। लेकिन यह मस्जिद भी शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा के किले की मोती मस्जिद के सामने बोनी सी लगती है। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में अपनी प्रिय बेगम रबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा दक्षिण भारत में औरंगाबाद में बनवाया था। यह द्वितीय ताजमहल दक्षिण का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, पर ताज की नकल होते हुए भी यह डिज़ाइन का कारीगरी और रचना में उससे बहुत हीन है। औरंगजेब के समय में जो भी कुछ थोड़ी सी उल्लेखनीय मस्जिदें बनवाई गई थी, उनमें लाहौर की बादशाही मस्जिद अपनी रचना और विशालता के कारण सर्वप्रमुख मानी जाती है। प्रथम प्रमुख मुगल कालीन इमारतें व उनके इमारत और वास्तुकार हुमायूं का मकबरा, मीरक मिर्ज़ा गयास, आगरे का किला, कासिम खां, फतेहपुर सीकरी, बहाउद्दीन, ताजमहल, उस्ताद ईसा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी, दिल्ली का लाल किला, हमीद एवं अहमद। प्रमुख उद्यान का नाम और संबंध बादशाह, आराम बाग आगरा बाबर, शालीमार बाग श्रीनगर जहांगीर, शालीमार बाग लाहौर शाहजहां, निशात बाग कश्मीर शाहजहां, चश्मा ए शाही बाग शाहजहां और पिंजौर का बाग औरंगजेब। मुगल काल के प्रमुख कलाकार व्यक्तित्व व उनकी उपाधियाँ। कलाकार और उनकी उपाधियाँ हैं: बेहजाद, पूर्व का राफेल,
उस्ताद अहमद लाहौरी, नादिर उल असरार, उस्ताद मंसूर नादिर उल असर, अबुल हसन नादिर उद जमा, मुगल मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, जरीन कलम, ख्वाजा अब्दुस्मद शीरी कलम, हीर विजय सूरी, जगत गुरु, जिन चंद्र सूरी, युग प्रधान, तानसेन, कंठाभरण वाणी विलास, लाख खां संगीतज्ञ, गुण समुद्र, मोहम्मद हाशिम जो है, खफी खां, बोरबल, कवि प्रिय कविराय, बीरबल जो है कवि प्रिय कविराय, और नरहरि चक्रवर्ती जो है महापात्र। मुगल कालीन चित्रकला। बाबर ने बाबरनामे में बेहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख बहुत ही प्रशंसनीय शब्दों में किया है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। हुमायूं कालीन चित्रकला। मुगल काल में चित्रकला की नींव वास्तविक रूप से हुमायूं के काल में पड़ी। अपने ईरान प्रवास के दौरान वह फारसी चित्रकला से प्रभावित हुआ और वह मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुस्मद शिराजी को अपने साथ भारत लाया और हफ्जानामा या दास्तान अमीर हमजा का चित्र संग्रह करवाया। मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी ने अपने ग्रंथ नफ़ाइसुल मासीर में हफ्जनामा को हुमायूं का मस्तिष्क की उपज बताया है। हफ्जनामा मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण में पूरा किया। यह मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है। हफ्जनामा मोहम्मद साहब के चाचा व प्रसिद्ध फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह है। अकबर कालीन चित्रकला। अकबर के काल में हिंदू व फारसी शैलियों में मिली जुली चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की कृतियों में शैली के अलावा विषय वस्तु भी हिंदू धर्म से ली गई है। फारसी कहानियों को चित्रित करने के साथ साथ महाभारत, रामायण आदि से संबंधित विषयों पर भी चित्र बनाए गए। अकबर को अपने पिता के दोनों प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुस्मद उत्तराधिकार में प्राप्त हुए। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित होने से हिंदू चित्रकला भी उनके दरबार में प्रविष्ट हुई, जिससे ईरानी और भारतीय चित्रकला का समन्वय आरंभ हुआ। अकबर ने चित्रकारी के विकास हेतु अब्दुस्मद के नेतृत्व में एक अलग विभाग, तस्बीर खाना चित्रशाला विभाग का निर्माण करवाया था। अकबर कालीन चित्रकार आइन-ए-अकबरी में अबुल फजल 100 उच्च कोटि के दरबारी एवं अन्य चित्रकारों का नाम देता है, परंतु आइन-ए-अकबरी में 13 हिंदू व 4 मुसलमान कलाकारों का ही विस्तृत उल्लेख है। अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, बसावन, महेश फारूक बेग, आका रिजा, फारूक बेग आदि थे। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र। अब्दुस्मद का जन्म इराक के प्रसिद्ध नगर शिराजी में हुआ था। अकबर और हुमायूं ने उससे चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। इसका उल्लेख तैमूरनामा में मिलता है। अबुल फजल ने आइन अकबरी में दसवंत के विषय में लिखा है कि वह एक कहार का लड़का था। दसवंत के चित्र में रजमनामा के अलावा अन्य कहीं नहीं मिलते हैं। अबुल फजल के अनुसार दसवंत बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और उसने आत्महत्या कर ली थी। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। अकबर के समय से भारतीय दृश्यों एवं विषयों पर अधिक चित्र बनने लगे। इसके साथ साथ ईरानी शैली के सपाट प्रभाव का स्थान भारतीय शैली के वृत्ताकार प्रभाव ने ले लिया और इससे चित्रों में त्रिविमीय प्रभाव आ गया। पुर्तगाली पादरियों के प्रभाव से अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का भी आरंभ हुआ। अकबर चित्रकला को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने का सुलभ एवं सहज साधन मानता था। अकबर कहा करता था, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। जहांगीर कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला पूर्ण परिपक्व होकर अपने चरम पर पहुंच गई। वह स्वयं चित्रकला प्रेमी,
पारखी और संरक्षक था। आगे उसके समय में जो अकबरकालीन अनेक चित्रकार बने रहे तथा नए भी भर्ती हुए। ये चित्रकार फारसी, हिंदू तथा मुसलमान थे। इन चित्रकारों में फारूक बेग, आका रिजा तथा उनका पुत्र अबुल हसन मोहम्मद नादिर प्रमुख थे। हिंदू चित्रकारों में बिशनदास, गोवर्धन, मनोहर चित्रकार बसावन का पुत्र था। दौलत मिस्किन, उस्ताद मंसूर भारतीय मुसलमान था एवं बिचिस्तर थे। बिचिस्तर द्वारा चित्रित चित्र जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए। जहांगीर के शासनकाल में महिलाएं भी चित्रकारी करती थी, जिनमें सैफा बानो, नादिरा बानो, रुकई बानो प्रमुख थी। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक तस्वीर खाना चित्रशाला की स्थापना की। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिस्किन सर्वश्रेष्ठ था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर के समय का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। उस्ताद मंसूर पक्षियों व फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ था और अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उद असर की तथा अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। ये उपाधि जहांगीर ने उसे उस समय प्रदान की जब अबुल हसन ने उसे अपने द्वारा बनाया गया चित्र जहांगीर का सिंहासनारोहण शीर्षक चित्र जहांगीरनामा के मुख्य चित्र के लिए भेंट किया। अबुल हसन के चित्रों की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी रंग योजना थी। लंदन की एक लाइब्रेरी से एक चित्र प्राप्त हुआ जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित हैं। इसे भी अबुल हसन की कृति माना जाता है। अबुल हसन के चित्रों यथा शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर, शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए जहांगीर, गरीबों को नष्ट करते जहांगीर, एक गोला पकड़े जहांगीर, मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर आदि चित्रों का यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उस्ताद मंसूर ने दुर्लभ पशु पक्षियों और अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र बनाए। उसकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक दुर्लभ बिरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प है। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित है। पशुओं में प्रमुख रूप से जेबरा का चित्र उल्लेखनीय है। मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता था, इसलिए वे अपने आप को मंसूर नक्काशा कहता था। बिशनदास जहांगीर के समय अग्रणी चित्रकार था। बिशनदास जो है जहांगीर के समय अग्रणी चित्रकार था। बिशनदास छवि चित्र अर्थात मानव आकृति के चित्रांकन में विशेषज्ञ था। मनुष्य आकृति का अंकन जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। जहांगीर ने बिशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में शाह व उसके परिवार का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था और वह शाह, उसके अमीरों तथा उनके परिवारजनों के अपने एक छवि चित्र बनाकर लाया। बिशनदास के अतिरिक्त व्यक्ति चित्रण में सिद्धहस्त जहांगीर काल के अन्य कलाकारों में अबुल हसन, बिचित्तर, दौलत, मंसूर, हाशिम, गोवर्धन, मोहम्मद तथा मोहम्मद नादिर के नाम प्रमुख हैं। मनोहर अकबर के चित्रकार बसावन का पुत्र था। तुजुक ए जहांगीर में मनोहर का नाम नहीं मिलता। मनोहर शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। शेर का शिकार करते जहांगीर इसका प्रसिद्ध चित्र है। फारूक बेग ने अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया। जहांगीर के समय फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनवाया था। दौलत फारूक बेग का शिष्य था। उसने जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिशनदास, गोवर्धन का अबुल हसन का चित्र बनाया। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर में लिखा कि चित्रकला में मेरी रुचि व ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गया है कि यदि मेरे सम्मुख किसी
मृत अथवा जीवित चित्रकार की कलाकृति प्रस्तुत की जाती है और मुझे उस चित्रकार का नाम नहीं बताया जाता है, तब भी मैं तुरंत बता देता हूँ कि यह अमुक व्यक्ति मेरे द्वारा किया गया है। यदि एक ही चित्र अलग अलग कलाकारों द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जाता है तो मैं यह बता सकता हूँ कि अमुक आकृति अमुक चित्रकार ने बनाई है। शाहजहाँ कालीन चित्रकला। शाहजहाँ के धार्मिक कट्टरता विचारधारा का होने के कारण की चित्रकला इस्लाम विरोधी है, इसलिए विशेष रुचि न ली। शाहजहाँ के काल में प्रसिद्ध चित्रकार फ़कीर उल्ला मीर, हाशिम मुरारी, हुनर, मोहम्मद नादिर, अनूप आदि थे। औरंगजेब कालीन चित्रकला। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया। इससे चित्रकार अन्य प्रांतों की राजधानियों में चले गए और इससे क्षेत्रीय चित्रशैली विकसित हुई थी। पेज नंबर इसमें 11 तक का हुआ है। इसमें टॉपिक का अपने नाम था। गुप्त काल व मुगल काल में साहित्य व स्थापत्य कला। पेज नंबर 5 से 11 तक।